हिंदी वाटिका के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्णमाला का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने वर्णमाला का पहला पार्ट पढ़ा दिया है आपको, और आज हम वर्णमाला का दूसरा पार्ट जो है हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरी तरीके से आज हम व्यंजन पढ़ेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यंजन में बनते हैं वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि हिंदी वाटिका चैनल में सीरियल बाय सीरियल आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस और शिक्षक भर्ती बिहार की जो है उससे संबंधित अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, और व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी हम आपको आज देंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि भैया व्यंजन कहते किसको हैं। ठीक है, व्यंजन हम कहते किसको हैं, तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। पहली बात, जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है भाई, आप उच्चारण किसकी सहायता से करोगे। ठीक है, उच्चारण स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से? उच्चारण स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संख्या पूछी जाती है कि बताइए कि इन व्यंजन की संख्या कितनी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या भैया याद रखना कितनी होती है? संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अच्छा ये तो संख्या पूछ ली गई। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए भैया मूल व्यंजन की संख्या कितनी। मूल जो व्यंजन है हमारे, मूल व्यंजन की संख्या, चाहे वो संख्या पूछे चाहे वो मूल व्यंजन की संख्या पूछे, आपको कितना लगाना है? लगाना 33 ही है। मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। हाँ, अगर वो आपसे पूछते हैं व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भैया व्यंजन के प्रकार कितने हैं, ठीक है, अगर ऐसे पूछें कि बताओ व्यंजन के प्रकार कितने हैं, व्यंजन के प्रकार कितने हैं, तो फिर आप व्यंजन के कितने प्रकार लगाएंगे? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, या व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। व्यंजन 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है आपके अंतर। सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन। नंबर 1 पर है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन जिनमें इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। और लास्ट में आपको मिलेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ये संख्या है एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है कि भैया स्पर्शी की संख्या कितनी है। स्पर्शी की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। अगर टोटल काउंटिंग करेंगे ना, 25, 4 29 और 4 33, तो यही आपके जो 3 प्रकार हैं, यही 3 प्रकारों को मतलब है 33 व्यंजनों को 3 प्रकारों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे 25, 4 29 4, है ना, ये हो गए आपके मूल व्यंजन कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अच्छा, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है व्यंजन से कि भैया ये बताइए कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है ना। अगर आपसे पूछा जाए
कि बताओ व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, व्यंजन की कुल संख्या। अगर कुल संख्या पूछ लिया जाए तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यंजन की कुल संख्या भैया होती है कितनी, 39 होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुल संख्या 39 होती है। तो 39 का मतलब क्या है, 33 में 6 व्यंजन हम और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 39। तो ये 39 में से कौन कौन से दो ऐसे व्यंजन होते हैं जो हम जिनको जोड़ने पर हम क्या करेंगे, जिनको जोड़ने पर हम संख्या टोटल 39 कर लेंगे। ठीक है, जिनको जोड़ने पर हम संख्या टोटल कितनी करेंगे, 39 करेंगे। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से व्यंजन हैं। ठीक, तो ये दो व्यंजन कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर कुल व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको उत्क्षिप्त व्यंजन मिल जाएंगे। कैसे व्यंजन मिल जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन मिल जाएंगे जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या 2 है। और संयुक्त व्यंजन मिल जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन और व्यंजन और जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन को भी जोड़ा हमने, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और संयुक्त व्यंजनों को भी जोड़ा और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो गई। तो टोटल अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं 25, 25 4 29, 4 33 और 33 दो कितना होता है 35 और 35 4 कितना होता है, टोटल हो जाएगा 39। तो यहाँ पर कुल व्यंजनों की संख्या की अगर बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। मूल व्यंजन 33, कुल व्यंजनों की संख्या 39। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। यही आपके मूल व्यंजन हैं। ठीक है, और उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन है ना, ये दोनों दो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको मूल व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। स्पर्शी, अंतस्थ, औष्म ये आपके क्या हैं, ये और ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, इनको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये तो हो गया व्यंजन के बारे में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हम इन तीनों के बारे में हम पूरी तरीके से अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनके बारे में हमको अब पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 पर हमको पढ़ना है स्पर्शी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या है 25। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25। मुख के अलग अलग भागों के स्पर्श से निकलते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनके और भी नाम हैं, स्पर्शी व्यंजनों के भैया और भी नाम हैं। जैसे इनको हम देखिए, इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जान सकते हैं, वर्गीय व्यंजन, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको हम चक्रीय व्यंजन भी कहते हैं, चक्रीय व्यंजन भी कहते हैं इनको हम। ठीक है, अच्छा, इनको हम उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 25। कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी जान लीजिएगा। तो इनकी जो संख्या है कहाँ से कहाँ तक है, वो का वर्ग से लेकर होती है कहाँ तक, पा वर्ग तक। आप कह सकते हो कि का वर्ग से लेकर, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर कह सकते हो कि का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक होती है। इसका मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। या कह सकते हो क ख ग घ अंगा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा डाना, ता था दा दाना, पा फा पा भा मा। ये होती है संख्या 25। इन्हीं को हम किन नामों से जानते हैं, स्पर्शी व्यंजनों के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, और क्योंकि ये सारे प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिएगा। एक है आपका का वर्ग, ठीक है, का वर्ग है। दूसरा है आपका चा वर्ग, चा वर्ग। तीसरा है आपका टा वर्ग, और फिर है आपका ता वर्ग, और फिर है आपका, और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो फिर मिल जाएगा आपका पा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, चलिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, का, फिर हो जाएगा चा, फिर हो जाएगा टा, फिर हो जाएगा ता, और फिर हो जाएगा पा।
ये सभी पहले व्यंजन हैं। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे तो हो जाएगा खा, फिर हो जाएगा छा, फिर ठा, ठीक है, ठा, फिर था, और फिर हो जाएगा फा। ठीक है, ये सभी दूसरे व्यंजन हो गए। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे गा, फिर हो जाएगा जा, फिर डा, और फिर दा, ग ज ड द, और फिर हो जाएगा बा। ठीक, फिर घा, झा, ढा, धा, और भा। ठीक, और लास्ट में आपको मिलेंगे अंगा, यहाँ से अंगा और इया, अंगा इया, ड़ा, ना, और मा। ठीक है, ये अंगा इया ड़ा ना मा, ये संख्या 25 हो गई। ठीक है, देखिए ये मुख के अलग अलग भागों से उच्चरित होते हैं, याद रखना। जैसे का वर्ग है ना, तो ये का वर्ग भैया कंठ से उच्चरित होता है, याद रखना। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, मतलब का खा गा घा अंगा का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, इसके बाद चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? ये चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? तो चा वर्ग का उच्चारण कंठ, इसका उच्चारण तालु की सहायता से होता है, कंठ तालु। और टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा की सहायता से होता है, कंठ तालु मूर्धा। और इसका उच्चारण दंत की सहायता से होता है। और पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? ओष्ठ की सहायता से होता है। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब का वर्ग, मतलब कि काखा गंगा अंगा का उच्चारण कहाँ से होगा? काखा गंगा अंगा का उच्चारण भैया हमेशा कंठ से होगा। कंठ, फिर चावर का उच्चारण तालु से होगा, फिर मूर्धा से होगा टावर का, फिर दंत का उच्चारण मतलब टावर का उच्चारण दंत से, और पा वर्ग का उच्चारण होगा पूरी तरीके से ओष्ठ की सहायता से। ये जो लास्ट के जो 5 अक्षर हैं अपने ही वर्ग के, सभी ये 5वें अक्षर हैं, है ना, अपने ही वर्ग के 5वें। का वर्ग का 5वां अक्षर क्या हो गया? अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का ड़ा, ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा हो गया। ठीक, और ये वाले, ये आप चा वर्ग के ये 4 अक्षर हैं, ये 4 अक्षर हैं। ठीक है, इनके कई नाम हैं, इसको बनाने का रीजन कई नाम हैं इनके, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो लास्ट के जो 5 अक्षर हैं ना, ये वाले, इनको हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं हम इनको, है ना। अंगा इयाणानमा 5वें अक्षर हैं, तो इसलिए इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। कोई भी अंगा इयाणाना पंचमाक्षर है। ठीक, इनको हम नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं? नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में कोई भी कवि अपनी कविता की शुरुआत इन 5 वर्णों से बहुत कम करता है, कविता की शुरुआत 5 वर्णों से नहीं करता है, इसलिए इन पांचों को हम अशुभ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अशुभ व्यंजन के नाम से भी हम इनको जानते हैं, इन पांचों को। ठीक है, लेकिन अंगा इयाणा नामा का प्रयोग जो है हम किस तरह करते हैं? अंगा इयाणा नामा का प्रयोग हम अनुस्वार की तरह करते हैं। ठीक है, अनुस्वार की तरह प्रयोग इनका हम करते हैं, अनुस्वार की तरह प्रयोग करते हैं ये चीज़। ठीक, इनका जो हम प्रयोग है हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इनका जो प्रयोग है अनुस्वार की तरह करते हैं। प्रयोग किस तरह करते हैं? हम अंगा इयाणा नमा का प्रयोग जो है अनुस्वार की तरह करते हैं, अनुस्वार की तरह, की तरह, की तरह प्रयोग करते हैं हम। ये थोड़ा सा जैसे जैसे आता है समधन यम, तो संयम हो गया, समधन विधान संविधान हो गया, माँ के स्थान पर अंक बिंदु हो जाता है। जैसे अलम धनकार अलंकार हो गया, समधन लग्न संलग्न हो गया, समधन तोष संतोष हो गया, समधन चय संचय हो गया। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। जो ये चाचा जाझा इयाँ हैं, ये वाले चाचा जाझा इयाँ, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको हम? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से हम इनको जानते हैं। इन चारों को हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से हम इनको जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है। देखो, स्पर्शी की संख्या 25 है, संघर्षी की संख्या 4 है, तालव्य सा, मूर्धन सा, दंती सा और हा।
लेकिन स्पर्श संघर्षी की संख्या 4 है, चाचा चाचा इया। ठीक है, चाचा चाचा इया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये तो हो गए व्यंजन के बारे में। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे हम तो आगे, अब ये तो हो गया नंबर 1। ठीक है, व्यंजन में से नंबर 1 हो गया। अब दूसरे नंबर पर आगे हमको बढ़ना है, इसके बारे में अंतस्थ व्यंजन के बारे में, नंबर 2। ठीक, नंबर 2 कौन से व्यंजन हैं आपके? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन मुख के अंदर ही इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मुख के अलग अलग भागों से नहीं, मुख के अंदर ही इनका उच्चारण होने के कारण इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भैया पूछी जाती है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन की जब बात करेंगे तो या और वा, ठीक, और रा और ला, ये संख्या 4 है। ठीक, यावर आला। ठीक, यावर आला का मतलब हमने यावर यहाँ पर दो दो हम डिवाइड कर लेते हैं इनको, थोड़ा सा यावा को एक एक तरफ कर दिया हमने। ठीक है, और रा को हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। और डिफरेंट है क्योंकि इनके उच्चारण स्थानों में अंतर है और इनके अलग अलग नाम भी हैं, इसलिए इनको हम क्या कर रहे हैं? इनको हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो या और वह हैं इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, संख्या कितनी होती? 2 होती है। ठीक है, रा, रा को हम कंपित या प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंपित या कंपित, आप कह सकते हो कंपित या प्रकंपित, प्रकंपित। अच्छा, एक नाम इसका और है, लुंठित व्यंजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, हम इसको हम लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, लुंठित व्यंजन के नाम से भी हम ला को जानते हैं। अब बात आई ला, है ना, ला, तो ला को हम किस नाम से जानते हैं? ला को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी है? 1 है। लुंठित व्यंजन की संख्या 1 है। अर्धस्वर की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, अर्धस्वर की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई भाई? ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो अब देखिए अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्या है, इनका जो है ई का परिवर्तन या में कर सकते हैं, ऊ का परिवर्तन हम वा में कर सकते हैं। ठीक है, ई का परिवर्तन या में और ऊ का परिवर्तन हम वा में करते हैं, इसलिए कभी कभी इनको हम स्वरों की तरफ प्रयोग करते हैं। और रा के उच्चारण में जीभ का कंपन होता है, इसलिए इसको हम कंपित, जैसे अब रा बोलेंगे तो जीभ का क्या होगा? कंपन होगा। पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है? इसमें पार्श्विक व्यंजन की सबसे खास बात यह है कि इसमें जीभ का जो आकार है ना, वो नाव के आकार का हो जाता है। ठीक है, इसमें जीभ का जो आकार होता है ना, वो नाव के आकार का हो जाता है। ये पॉइंट इसमें याद रखेंगे। जीभ का आकार, जीभ का आकार नाव के आकार का, आकार का। और वायु का प्रेक्षण जीभ के दोनों किनारों के स्पर्श से होता है ना। इसमें क्या होता है? जीभ के दोनों किनारों से वायु का प्रेक्षण और जीभ का आकार नाव के आकार का हो जाता है, इसीलिए ला को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नंबर 3, तीसरे नंबर पर जब हम आएंगे नंबर 3 पर, तो हमको तीसरे नंबर पर मिलेंगे कैसे व्यंजन? ऊष्म व्यंजन मिलेंगे। कैसे व्यंजन मिलेंगे हमको? ऊष्म व्यंजन मिलेंगे। ठीक है, आप इनको ऊष्म व्यंजन कहिए, चाहे आप इनको चाहे संघर्षी व्यंजन कहिए। ठीक, संघर्षी व्यंजन कहिए, चाहे इनको आप ऊष्म संघर्षी कहिए, ऊष्म संघर्षी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊष्म संघर्षी कहिए। इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 4 होती है। संख्या कितनी? हल्की गर्म वायु के साथ प्रेक्षित होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इनको हम
संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से हम इनको जानते हैं। हल्की गर्म वायु के साथ हमेशा ये प्रेक्षित होते हैं, इसीलिए इनको हम संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो एक है आपका तालव्य सा, एक है आपका मूर्धन्य सा, तीसरा है आपका दंती सा और हा, चौथा है आपका हा। ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, इसको हम तालव्य सा के नाम से जानते हैं। इसको हम, क्योंकि इसका उच्चारण तालु की सहायता से होता है, इसीलिए इसको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है, इसीलिए इसको हम मूर्धन्य सा के नाम से जानते हैं। इसको हम, ठीक, और इसका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है, इसलिए इसको हम दंती सा के नाम से जानते हैं। और हा का उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है, और इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसीलिए इसको हम काकल, काकल या काकल्य, काकल्य या हंस वर्ण के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम हंस वर्ण के नाम से जानते हैं, के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अधिक समय, अधिक काल का बोध होने के कारण इसको हम काकल या काकल के नाम से जानते हैं। अधिक काल का बोध होता है, अधिक समय का बोध होता है, इसीलिए इसको हम काकल या काकल के नाम से जानते हैं। तो आपने व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया है पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम पूरा जो है रिवीजन कराने का आपको हम प्रयास करते हैं। हमने बताया व्यंजन जिन स्वरूप ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको हम व्यंजन कहते हैं। संख्या 33 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं और व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। इन 33 में से 6 और ऐड हो जाएंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, चक्रीय व्यंजन, हम इनको जो 25 हैं इनको हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। मुख्य अलग अलग भागों के स्पर्श, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ मुख्य अलग अलग भागों से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और ऐड किए दे रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर अगर हम बात करी जाए यहाँ पर, ठीक है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ और आ, ठीक है, आ और आ, हा, और विसर्ग का भी उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ की सहायता से होता है। ई और ई और ई, ठीक है, या और शा, ठीक, का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन तालव्य की सहायता से होता है। ठीक है, री और रा, री, रा और मूर्धन्य शा का उच्चारण कहाँ से होता है? ये मूर्धा की सहायता से होता है। और यहाँ पर सा, यहाँ पर सा दंती की सहायता से होता है। ऊ और ऊ ओष्ठ की सहायता से उच्चरित होते हैं। ये उच्चारण स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है? उच्चारण स्थान है आपका, उच्चारण स्थान। यहीं पे आप उच्चारण स्थान भी पढ़ लेंगे। ठीक है, बाद में जो बचते हैं आपके, ठीक है, बाद में यहाँ पर कौन कौन से बचते हैं? उस ए और आई, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान हमने पहले ही बता दिया था, कंठ तालु होता है, कंठ तालु होता है। और यहाँ पर और आपका बच्चा है ओ या आउ, ओ या आउ, ठीक, इनका उच्चारण होता है कंठौष्ठ होता है। कहाँ से होता है? कंठौष्ठ की सहायता से होता है। एक है आपका वा, इस वा का उच्चारण होता है दंतौष्ठ की सहायता से। किसकी सहायता से? दंतौष्ठ की सहायता से होता है। ये क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या होते हैं? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया ये बताओ ए या आई का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ तालु की सहायता से होता है। ओ या आउ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठौष्ठ की सहायता से। और वा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंतौष्ठ की सहायता से होता है। ठीक, तो ये उच्चारण स्थान भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में दसियों बार जो है पूछा गया है। ठीक है, दसियों बार। तो यहाँ से व्यंजन खत्म हो गए। तो ये रहा आपका वर्णमाला का दूसरा पार्ट। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसे मेंशन करिएगा। और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और कोशिश ज़रूर करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।